हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24। छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की खबरों की तरफ रुख करें उससे पहले देश से जुड़ी कुछ अहम खबरों की जानकारी आपको दे देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री भी उनके साथ मौजूद रहे। दूसरी बात, शपथ लेने से पहले सीएम योगी ने इस्तीफा देने की औपचारिकता पूरी की। उधर पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल करने के बाद आज विधायक दल की बैठक की। मोहाली में हुई इस बैठक में पार्टी के सभी विधायक पहुंचे। सभी ने भगवंत मान को विधायक दल का नेता चुन लिया है। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मोहाली की, और इसके साथ ही आप देख रहे हैं तस्वीरें लखनऊ की तस्वीरें हैं। राज्यपाल से आज मुलाकात की है योगी आदित्यनाथ ने, और इसके ही साथ आपको बता दें आज आप विधायक दल की बैठक हुई है। विधायक दल का नेता चुना गया है भगवंत मान को, और माना जा रहा है कि 16 मार्च को पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं भगवंत मान। तमाम आम आदमी पार्टी के विधायक इस बैठक में शामिल हुए। वहीं लखनऊ में आज यूपी कैबिनेट की बैठक हुई है। राज्यपाल से मुलाकात की सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो देश के 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें कांग्रेस को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। पंजाब में भी कांग्रेस को अब सत्ता की कुर्सी छोड़नी पड़ी। यहां आम आदमी पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है। ऐसे में G23 के सदस्यों ने पार्टी के अध्यक्ष की अब मांग की है। गुलाम नबी आजाद के घर पर यह मीटिंग हुई है, और मीटिंग में कपिल सिब्बल और मनीष तिवारी चुनावी नतीजों से पहले राहुल गांधी के आवास पर भी एक बैठक हो चुकी है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान सीएम अशोक गहलोत, उत्तर प्रदेश महासचिव प्रियंका गांधी, संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने हिस्सा लिया। इस मीटिंग में कहा गया था कि कांग्रेस चुनाव समिति साल 2022 के सितंबर महीने तक अपना अगला अध्यक्ष चुन सकती है। उत्तर प्रदेश के जरिए राष्ट्रीय राजनीति में वापस आने की कोशिश कर रही कांग्रेस को इन नतीजों से झटका लगा है। उत्तर प्रदेश चुनाव के ऐन वक्त पहले कई नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ दिया, तो चुनावी नतीजों में उनके प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू तक चुनाव हार गए। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने मान लिया है कि 9 मार्च को भारत की एक मिसाइल पाकिस्तान के इलाके में 124 किलोमीटर अंदर गिरी थी। डिफेंस मिनिस्ट्री ने आज शाम बयान जारी कर कहा है कि यह घटना एक्सीडेंटल फायरिंग है और इस कारण ही यह हुई है। 9 मार्च साल 2022 को रूटीन मेंटेनेंस के दौरान टेक्निकल वजहों से यह घटना हुई है, और सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। वहीं घटना पर दुख जताते हुए उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि इस एक्सीडेंटल फायरिंग की वजह से किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के DG मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार ने गुरुवार शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस घटना का खुलासा किया था। बाबर ने कहा था कि भारत की तरफ से जो चीज हमारे देश पर दागी गई उसे आप सुपरसोनिक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट या मिसाइल कह सकते हैं। इसमें किसी तरह का हथियार या बारूद नहीं था, लिहाजा किसी तरह की तबाही नहीं हुई। बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पाकिस्तानी मीडिया ने इस तरह की खबरें उड़ाई थी कि भारत का कोई प्राइवेट एयरक्राफ्ट मियाचन्नू इलाके में क्रैश हुआ है। पाकिस्तानी फौज भी घटनास्थल मुल्तान के पास मियाचन्नू इलाका की ही बता रही थी। इसी बीच बड़ी खबर आपको अहमदाबाद से बता दें। अपनी मां से मिलने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और 2 साल बाद अपनी मां से वो मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें 2 दिनों के गुजरात दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह ही अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेगा रोड शो किया था, और इसे चुनावी शंखनाद भी माना जा रहा है, गुजरात के चुनाव से जुड़ा हुआ। और अब वो पहुंचे हुए हैं अपनी मां से मिलने के लिए, उनके घर पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें 2 साल बाद अपनी मां से मुलाकात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो 2 दिनों के गुजरात दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस दौरान वो अपनी मां से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, और सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेगा रोड शो किया था। बड़ी बात यह है कि करीब 2 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो 4 राज्यों में जीत के बाद आज ही पीएम
गुजरात पहुंचे हैं। अहमदाबाद में उन्होंने रोड शो किया। उस दौरान लोगों ने जमकर जोश दिखाया। मोदी मोदी के नारे भी देखने को मिले। और अब थोड़ी देर पहले अपनी मां से मिलने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सत्रह दिसंबर 2020 में आखिरी बार मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी मां से। 17 दिसंबर 2019 के बाद से अब जाकर के उनकी मुलाकात हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। आपको बता दें, कोरोना काल के बाद से लगातार वो अपनी मां के हालातों की जानकारी तो जरूर ले रहे थे, उनका हालचाल जानते रहते थे, लेकिन 2 साल बाद वो खुद पहुंचे हैं अपनी मां से मिलने के लिए। अहमदाबाद दौरे पर वो है, गुजरात दौरे पर है 2 दिनों के लिए। वहां पर आज सुबह उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया, रोड शो किया। 4 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद आज वो गुजरात पहुंचे, अहमदाबाद में रोड शो किया। लोगों ने इस दौरान जमकर जोश दिखाया और अब वो पहुंचे हैं अपनी मां से मुलाकात करने के लिए। बड़ी बात इसलिए भी क्योंकि 2 साल बाद 17 दिसंबर साल 2019 में वो 2019 में वो पहुंचे थे मुलाकात करने के लिए अपनी मां से, और अब जाकर के वो अपनी मां से मिलने के लिए पहुंचे हैं। तो कोरोना काल के बाद एक लंबे समय के बाद अपनी मां से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं, इसलिए आज का जो पल है बेहद भावुक रहेगा, बेहद खास रहेगा। सुबह अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेगा रोड शो किया और आज शाम को जैसे ही उन्हें वक्त मिला वो अपनी मां से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। ये मुलाकात इसलिए भी खास है क्योंकि अपनी मां से मिलने के लिए वो 2 साल बाद पहुंच रहे हैं। 2 साल बाद वो अपनी मां से मिलेंगे। कोरोना काल के दौरान वो अपनी मां से मुलाकात नहीं कर पाए थे और इसलिए आज जब वो गुजरात दौरे पर पहुंचे तो वो अहमदाबाद भी पहुंचे अपनी मां से मुलाकात करने के लिए। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ विधानसभा की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर आरोप प्रत्यारोप की बौछार हुई। विपक्ष ने सरकार को जहां विकास और कर्ज लेने के मुद्दे पर घेरा तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विपक्ष को हर हमले का करारा जवाब दिया। सदन में कई मुद्दों को लेकर विपक्ष ने हंगामा भी किया। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट पर चर्चा के साथ ही रेडी टू ईट और खाद की समस्या समेत कई मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बजट पर चर्चा के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी को जमकर घेरा। सीएम ने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में छत्तीसगढ़ को नक्सलगढ़ के नाम से जाना जाता था, लेकिन कांग्रेस सरकार में नक्सली घटनाओं में कमी आई है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी शासनकाल में आदिवासियों ने दूसरे राज्यों में पलायन किया है। सीएम भूपेश ने कर्ज और शराबबंदी को लेकर बीजेपी के हमलों का जवाब भी दिया। श्रमिक हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे महिला हो, सबके जेब में पैसा जाए, ये हमारी कोशिश। और इस कारण से अर्थव्यवस्था बदला है लोगों का, और लोगों का अर्थव्यवस्था बदला है तो जो मुख्य धारा में लोग लौटे हैं, और यही कारण है कि नक्सलियों के रिक्रूटमेंट में भारी कमी आई और इस कारण से सिमट गए हैं। वहीं विपक्ष ने छत्तीसगढ़ सरकार के मॉडल को नाकाम बताते हुए कहा कि सरकार केवल कर्ज लेकर राज्य चला रही है। बीजेपी ने 15 साल में हर क्षेत्र में विकास किया है, जिसका आंकड़ा कांग्रेस की सरकार को देखना चाहिए। छत्तीसगढ़ मॉडल किस प्रकार जनता की आंख में धूल झोंकने का मॉडल है। आज कर्ज के बोझ से छत्तीसगढ़ डूबा है। बजट यदि 1 लाख का है तो 80,000 करोड़ का कर्जा सरकार के ऊपर है। हम लोगों ने 15 साल सरकार चलाई, 15 साल में 36,000 करोड़ कर्ज लिया। महत्वपूर्ण जिन योजना को लेकर के चर्चा की है, सिंचाई को लेकर के बस्तर का बोधघाट परियोजना, ऐसे तमाम विषय हैं कि अनटच रह गए। उसमें किसी भी प्रकार के जो शराबबंदी की बात आई, बेरोजगारों को भत्ता देने की बात आई, इन सारे विषयों का जो समावेश होना था नहीं हुआ। विधानसभा में रेडी टू ईट के मुद्दे पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और बीजेपी विधायक रजनीश सिंह ने महिला स्व सहायता समूह से रेडी टू ईट का काम लिए जाने का मुद्दा सदन में उठाया। विपक्ष के विधायक गर्भगृह पहुंचे तो हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी ने बाहर के लोगों को एकत्रित करने का आरोप लगाया। हंगामा बढ़ता देख स्पीकर को सदन की कार्रवाई 5 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन में बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने किसानों को खाद की कमी का मामला भी उठाया। 16,500 से ऊपर महिलाएं काम कर रही है। आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जो सरकार, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ी की बात करते हैं, लेकिन बीज निगम के ज्वाइंट वेंचर में हरियाणा के फरीदाबाद की एक कंपनी है
74% की उनकी भागीदारी है और इस प्रकार से उनको देने का प्रयास कर रहे 1 अप्रैल से उनको देने का निर्णय लिया है। ये सरासर छत्तीसगढ़ की महिलाओं के साथ में अन्याय है। और बिना निविदा बुलाए गए जॉइंट वेंचर कंपनी बना ली गई। कंपनी का पेड अप कैपिटल 10 लाख रुपए है और 10 लाख की कंपनी पूंजी 10 लाख रुपए की और 1000 करोड़ का काम दिया जा रहा है। ये किस तरह की विसंगति हो रही है? आप छत्तीसगढ़ के महिलाओं का काम छीन रहे हैं। माननीय मंत्री जी बोल रही हैं कि उनको हम काम देंगे। क्या काम देंगे ये स्पष्ट नहीं बता रही माननीय मंत्री जी। शून्यकाल के दौरान बीजेपी ने संसदीय सचिवों के अधिकार का मामला भी उठाया। सदस्यों ने विधानसभा के प्रतिवेदन में फोटो लगाने पर ऐतराज भी जताया। इस पर मंत्री मोहम्मद अकबर ने जवाब देते हुए कहा कि संसदीय सचिव मंत्रियों की सहायता के लिए हैं। फोटो छप गई है तो क्या आपत्ति है। विधानसभा में 4 अशासकीय संकल्प भी पेश किए गए। इनमें से 3 संकल्प खारिज हो गए। सौरभ सिंह परिहार के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। जिला भाजपा कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के लिए रायगढ़ पहुंचे राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम के ने 4 राज्यों के नतीजों को भाजपा के लिए शुभ संकेत कहा है। उन्होंने कहा कि ये परिणाम साल 2024 का मार्ग प्रशस्त करेगा। नतीजे ये बता रहे हैं कि साल 2024 में अब हमारे लिए जो राह होगी वह आसान रहेगी। रामविचार नेताम ने प्रदेश में आदिवासी नेतृत्व की जरूरत के सवाल पर कहा कि भाजपा में संगठन सर्वोपरि है। उन्होंने जिले के सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को मिशन साल 2023 की तैयारियों में जुट जाने के लिए कहा है। अब जो संकेत आया उससे आने वाला 2024 भी हमारे लिए आसान होगा। आने वाले समय में अब नजदीक दिखाई दे रहा है कि 2023 भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में भी बनेगी। स्वास्थ्य विभाग समेत छत्तीसगढ़ के 24 विभागों के कर्मचारी अधिकारी आज विधानसभा का घेराव करने लगे। हालांकि पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक लिया। लंबे समय तक प्रदर्शन के बाद एसडीएम ने उनकी मांगों का ज्ञापन लिया। आंदोलन के लिए कर्मचारियों ने महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा का गठन किया है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो 11 अप्रैल, 12 अप्रैल और 13 अप्रैल को वो हड़ताल करेंगे। शासन की तरफ से पहल नहीं होने पर कर्मचारी अधिकारी अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। संघर्ष मोर्चा जो भी निर्णय लेगा। आज हम लोग कर्मचारी अधिकारी संघर्ष मोर्चा के बैनर के तले 2 सूत्री मांग को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और 3 बजे माननीय मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपेंगे। आज के चिकित्सकगण, चिकित्सा अधिकारीगण जो कि प्रदेश भर में इस आंदोलन में जरूरत पड़ने पर शामिल भी होंगे और साथ देंगे पूर्णतया, क्योंकि हमारा भी मांग है कि डीए हमको भी प्राप्त होना चाहिए। HRA जो वगैरह नहीं दिए रहे हैं वो भी होना चाहिए। दी है और हम उम्मीद करते हैं कि इस विधानसभा सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारी 2 सूत्री मांग है 14% महंगाई भत्ता और गृह भत्ता भत्ते को रिवाइज करने की, उसकी जरूर घोषणा करेंगे। यदि घोषणा नहीं हुई तो हमारा तयशुदा कार्यक्रम 11 अप्रैल से 13 अप्रैल सामूहिक अवकाश पे हम लोग रहेंगे। बिलासपुर हाईकोर्ट ने बहुचर्चित मिक्की मेहता हत्याकांड में आईपीएस मुकेश गुप्ता के साथ ही अन्य लोगों को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। बता दें कि मिक्की मेहता की 7 दिसंबर साल 2001 को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उनकी मां श्यामा मेहता ने मामले की जांच कराने की मांग की थी। पुलिस से आश्वासन नहीं मिलने पर उन्होंने न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर के कोर्ट में आवेदन लगाया था जो खारिज हो गई। इसके बाद श्यामा मेहता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की बेंच ने सुनवाई करते हुए प्रतिवादी मुकेश गुप्ता और अन्य को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। आपको बता दें कि अन्य मामलों में आईपीएस गुप्ता निलंबित है और उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए केंद्र को छत्तीसगढ़ सरकार ने सिफारिश भेजी है। बीजापुर के कैका और मोसला के जंगलों में पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें 3 लाख का इनामी नक्सली ढेर हुआ है। इनामी नक्सली रितेश पुनेम नेशनल पार्क एरिया कमेटी का सदस्य और सेंड्रा LOC डिप्टी कमांडर था। बीजापुर में चलाए जा रहे अभियान के तहत जवानों का संयुक्त बल कैका, मोसला, कैडर और की तरफ रवाना हुआ था। सर्च के दौरान एक राइफल, 5 जिंदा कारतूस, कार्डेक्स वायर, टिफिन बम, पटाखा, माओवादी साहित्य, दवाइयां और दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई है। मुठभेड़ के दौरान IED ब्लास्ट से एक आरक्षक जख्मी हो गया जिसका जिला अस्पताल बीजापुर में इलाज चल रहा है। जंगलों के बीच पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में रितेश पुनेम नाम का एक नक्सली मारा गया।
भिलाई की सुपेला और जामुन थाने में हुए कीमती जेवरात चोरी के मामले में पुलिस ने आज आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पहला मामला भिलाई के नेहरू नगर का है, जहां घर के ड्राइवर और नौकरानी ने ही सोने चांदी और हीरे के गहनों की चोरी की थी, जिसकी कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। जामुल थाने में चोरी के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से सोने चांदी की जेवरात के साथ ही 3 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। बरामद किए गए गहनों की कीमत लगभग 16 लाख रुपए बताई जा रही है। सख्ती से पूछताछ के बाद आरोपी ने अपने साथियों के साथ कई चोरियों की वारदातों को अंजाम देने की बात कबूली है। आपको बता दें कि गिरोह दुर्ग जिले के कई इलाकों में चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका है। लगभग 25 लाख का ज्वेलरी रिकवरी किया है, जिसमें 15 से 20 लाख तो सिर्फ हीरे हैं और 2 आरोपी हैं पति पत्नी जो वहाँ नौकरी करते थे उनके घर में। अब इसके अलावा जामुल थाने की टीम ने 8 चोरियों के मामलों का पकड़ा है, जिसमें 3 आरोपी हैं। जांजगीर चांपा के मालखरौदा थाना क्षेत्र के बड़ीसीपत गांव में 8 मार्च को लापता हुए 2.5 साल के बच्चे आयुष की 4 दिनों बाद भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। एसपी ने बच्चे की तलाश करने के लिए कई टीम गठित की और 5,000 का इनाम भी रखा है। वहीं बच्चे के बारे में सूचना देने वाले को चंद्रपुर विधायक रामकुमार यादव ने 50,000 रुपए और मालखरौदा जनपद अध्यक्ष लकेश्वरी देवा लहरे ने 50,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। आयुष की बहन ने बताया कि बाइक से आए 2 अज्ञात लोग बच्चे को उठाकर ले गए। गाँव के सरपंच ने बच्चे की जानकारी देने वाले को 10,000 रुपए इनाम देने की घोषणा भी की है। 8 मार्च की ये घटना है। दोपहर 3 बजे तक उस बच्चे का वापस घर नहीं आने पर खोजबीन किए और पता नहीं चलने पर फिर थाना में आकर रिपोर्ट किए और इसके लिए अलग अलग कई टीम लगाई गई हैं। जल्दी ही इसका मामले का खुलासा करने की संभावना है। 16 अप्रैल को शुरू होने वाली परीक्षा को लेकर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने टाइम टेबल जारी कर दिया है। इस बार परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में ही आयोजित की जा रही हैं। कोरोना के बाद पहली बार सभी परीक्षाएं ऑफलाइन होगी। छात्रों को लिखने में असहज महसूस ना हो, इसलिए कई कॉलेज प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा भी आयोजित कर रहे हैं। टाइम टेबल जारी करने के बाद से यूनिवर्सिटी में जल्द से जल्द कोर्स पूरा कराने के साथ साथ छात्रों को मानसिक रूप से भी ऑफलाइन परीक्षा के लिए तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के अनुसार ऑनलाइन क्लास होने की वजह से सिलेबस पूरा नहीं हो पाया है। कई कॉलेज में 30% से 40% सिलेबस बाकी है। सिलेबस पूरा करने को लेकर विभागाध्यक्षों और महाविद्यालय प्रबंधन ने अतिरिक्त क्लास लगाने के निर्देश दिए हैं। आगामी जो वार्षिक परीक्षा है उसके लिए पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की ओर से हमने समय सारणी जारी कर दिया है और हमने उसकी पूरी तैयारी कर लिया है। पूरी परीक्षा ऑफलाइन मोड पर ही होगी, जैसे कि विश्वविद्यालय के नियमों में उल्लेख है, और जो कक्षाओं में बैठकर परीक्षार्थी उसका परीक्षा देंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।